नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीत वाजपेयी आज आपको कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ाना चाहूँगा। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है कि आवेश। तो आवेश क्या होता है, सबसे पहले तो आवेश जानते हैं। तो आवेश के बारे में वैसे कोई खास प्रश्न नहीं बनता है कि आवेश क्या होता है परीक्षा में, लेकिन आप इस चैप्टर को समझने से पहले आवेश के बारे में जानना आवश्यक है। तो कभी कभी हमने क्या करा होगा, बचपन में पेन को ऐसे बाड़ों में रगड़ा होगा और उसके बाद हमने देखा होगा कि पेन जो है घास के छोटे छोटे तिनकों को या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। तो ये जो पेन के अंदर रगड़ने पर जो गुण उत्पन्न होता है, यही गुण आवेश से संबंधित होता है। तो आवेश क्या होता है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें चुंबकीय व वैद्युत प्रभाव प्रकट होता है आवेश कहलाता है। क्या? आवेश कहलाता है। ठीक है। बाकी इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। अब जो है आवेश के हम गुण पढ़ेंगे कि आवेश के गुण क्या होते हैं। तो ये जो आवेश है ये हमारे पदार्थ का भौतिक गुण होता है। तो आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण है। क्या है? आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण है। नंबर दूसरा क्या है कि आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश और नंबर दो ऋणावेश। कि आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश और नंबर दो ऋणावेश। तो सबसे पहले समझ लेते हैं धनावेश क्या होता है। तो जब हम किसी वस्तु को किसी चीज से रगड़ते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कांच के छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था, उसी तरीके से जब रगड़ते हैं या किसी अन्य प्रकार से किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर पाते हैं। क्या है? किसी वस्तु में या तो इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाल दें या तो निकाल लें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वो आवेशित हो जाती है। तो कब आवेश उसका जो धनावेशित होती है और कब ऋणावेशित होती है, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले लिखते हैं धनावेश। क्या लिखते हैं? धनावेश क्या होता है? धनावेश जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं। क्या होता है? जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए जाते हैं तो क्या वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं तब उस पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। तो उस पर उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में हम ऋणावेश देखते हैं। ऋणावेश तो जब किसी वस्तु में
बाहर से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाते हैं तो जो उस पर आवेश उत्पन्न होता है वो क्या होता है, ऋणावेश कहलाता है। तो जब किसी वस्तु में बाहर से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा दिए जाते हैं तब उस पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। तो उस पर उत्पन्न आवेश ऋणावेश कहलाता है। ठीक है, तो ये तो आवेश के प्रकार हो गए। उसके बाद में नंबर 3 कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। लेकिन कूलाम क्या होता है, कूलाम आवेश का छोटा मात्रक होता है। आवेश का एक अन्य बड़ा मात्रक भी होता है जिसे हम फैराडे कहते हैं। तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। ये आवेश का बड़ा मात्रक है। ठीक है, उसके बाद में चौथा कि सजातीय आवेश जो होते हैं, सजातीय आवेश मतलब कि प्लस प्लस और माइनस माइनस सेम टाइप के जो आवेश होते हैं उनको सजातीय आवेश कहा जाता है। सजातीय आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं तथा सजातीय आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश मतलब एक प्लस और एक माइनस अगर विपरीत हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तब विजातीय आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं, ये हो गया। उसके बाद में इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आवेश का वो क्या होता है कि वैद्युत आवेश संरक्षी होता है। वैद्युत आवेश संरक्षी होता है मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे स्थानांतरित किया जा सकता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है, और ये कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है आवेश का। तो क्या लिखेंगे कि वैद्युत आवेश जो होता है, वैद्युत आवेश अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अर्थात Q बराबर NE। यहाँ पे एक मूल आवेश की परिकल्पना होती है कि n का मान जहाँ पे क्या होता है, जहाँ n बराबर 1, 2, 3, 4 सुबह पर n का मान हमेशा पूर्णांक ही होगा। ठीक है, n का मान हमेशा पूर्णांक ही होगा और n का मान क्या होगा, दशमलव नहीं हो सकता है, भिन्न नहीं हो सकता है। और तथा क्या आगे लिखोगे, आवेश की वह न्यूनतम मात्रा जो किसी
वस्तु पर हो सकती है, हो सकती है, मूल आवेश कहलाता है, मूल आवेश ई कहलाता है। और ये इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा अविभाज्य कण है। अब जैसे हम क्या, आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या, अविभाज्य कण है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। तो इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो पूरी पूरी संख्या में ही निकालेंगे, इसीलिए n का मान क्या है, पूर्णांक होता है। और यहाँ पे क्या है, निकाले गए या प्रविष्ट कराए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, कहलाता है, ठीक है। और ई का मान होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, ठीक। और ये हमारे वैद्युत आवेश का टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। इसके बाद में बात आती है, अब हम वैद्युत बल की बात कर लेते हैं कि वैद्युत बल क्या होता है। तो इसके बाद में जो टॉपिक है, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में क्या है कि दो बिंदु आवेश अगर है, एक ये है और एक ये है, इनके बीच दूरी कितनी है, r है। ये प्लस q1 है और ये q1 है, ये q2 है, प्लस माइनस न लो तो हम कहते बता देंगे। बीच में दूरी कितनी है, r है। तो इनके मध्य लगने वाला बल जो होगा कितना होगा, कूलाम के नियम से हम यही ज्ञात करते हैं कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है कितना होगा। तो इसके लिए कूलाम ने बताया था कि इनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो क्या होता है, इन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कूलाम ने नियम दिया था। तो अगर इसको लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हमें लिखना हो तो इसको संयुक्त रूप में लिखें तो क्या हम लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1, Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम अनुपाती का निशान हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, K। इसको यहाँ पे क्या, K एक नियतांक है बटे R स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है, यहाँ K क्या है, एक नियतांक है। और K बराबर क्या लिया जाता है, 1/4πε0, ठीक है। और इसका मान जो होता है कितना होता है, 9 × 10⁹ मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम का स्क्वायर। और ये क्या है, वायु के लिए है, किसके लिए है, ये वायु के लिए जो है मान है।
वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए, वायु अथवा निर्वात के लिए है। अब अगर मान लिया, इसको एक बार लिख लेते हैं नीचे फिर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ठीक है। अब बात आती है कि अगर इनके बीच में कोई माध्यम भर दिया जाए, क्या इनके बीच कोई माध्यम भर दिया जाए तो क्या होता है, बल कम हो जाता है। इतना नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन 0 होता है, ये क्या होता है, जहाँ एप्सिलॉन 0 बराबर होता क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। अगर यहाँ पर, तो इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अगर इनके बीच में वायु न होकर, अगर इनके बीच में वायु न होकर अन्य कोई माध्यम भरा हुआ है, क्या है, अन्य कोई माध्यम भरा हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, वायु नहीं है, क्या है, कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है, जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे तेल हो सकता है, पेप्सी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी माध्यम है, तो यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, ये हमारा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। ठीक है, भरा हुआ जिसकी विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन m है, या केवल एप्सिलॉन बोल सकते हैं कि क्या है, एप्सिलॉन m है। तब क्या हो जाएगा बल, तो फार्मूला तो यही रहेगा, बस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन पर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R²। ये क्या है, ये हमारा, सॉरी, इसको m मान लेते हैं कि एप्सिलॉन m है, कोई माध्यम में है। ठीक है, अब हम ये निकालेंगे कि इनके बीच में एप्सिलॉन आपेक्षिक वैद्युतशीलता क्या होती है, तो F बटे FM बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R² अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सॉरी यहाँ पे 0 यहाँ पे m है, Q1 Q2 R², ये कट जाएगा, 4 पाई कटेगा, तो ये हो जाएगा F बटे FM बराबर ऊपर जाएगा एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन 0। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं, इसको हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को अथवा के लिखते हैं, क्या, परावैद्युता, कि परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कितनी है। ठीक है, इसी को हम के भी लिखते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, अगर कोई परावैद्युत माध्यम भरा हुआ है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि उसकी विद्युतशीलता कितनी है। उसके बाद में अब बात आती है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, मान और मात्रक, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम इसको मिटा देते हैं, नोट कर लें। अब बात आती है यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का आंशिक मान
आंकिक मान तथा मात्रक। तो चूंकि क्या हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और मुझे मान किसका निकालना है, एप्सिलॉन 0 का निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो दोनों पक्ष क्या करेंगे, अपान बंद करके उल्टा कर देंगे। तो उलट देंगे तो क्या बनेगा, इधर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर 1/9 पूरे 10⁻9। मात्रक भी क्या होगा, उलट जाएगा। तो कूलम्ब स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे एप्सिलॉन 0 का मान निकालना, तो 4 पाई को क्या करेंगे, बटे में कर देंगे, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मान रखते हैं, 4 पाई का मान होगा 3.14 पूरे 9 पूरे 10⁻9। जब इसको भाग करते हैं, गुणा भाग करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं इसकी, तो हमारा जो निकलता है ये हमारा 8.849 लगभग आता है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर और पूरे 10⁻12। ठीक है। अब 8 को हम 5 लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, 8.85 पूरे 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान है। मात्रा क्या होता है, कूलम्ब स्क्वायर लीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब ये जो है वैद्युत बल की कुछ यहाँ पे कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं, जैसे एफ हमने लिखवाया था अभी कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। यहाँ पे क्या सावधानियां होती हैं कि नंबर 1 कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। बड़े गोलीय कोषों के लिए अप्लाई नहीं होता है, बड़े गोलीय कोषों के लिए मान्य नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बड़े गोलीय कोषों के लिए मान्य नहीं है। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे विद्युतशीलता की बात आई थी, परावैद्युतांक की बात आई थी। तो अगर धातुओं की विद्युतशीलता की बात की जाए तो धातुओं की विद्युतशीलता कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठा था कि धातुओं की विद्युतशीलता कितनी होती है। धातुओं की विद्युतशीलता क्या होती है, अनंत होती है। धातुओं की विद्युतशीलता अनंत होती है। वायु की कितनी होती है, वायु अथवा निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो कैसे तुलना करेंगे, तो इधर देख लेते हैं, हमारा 2 बिंदु आवेश हैं, तो इधर हम वैद्युत बल की बात कर लेंगे, इधर हम इन्हीं बिंदु आवेशों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर लेंगे। तो हमारा क्या Q1 है और ये Q2 है। क्या है, Q1 है और Q2 है। ठीक है, इधर क्या है, M1 M2 है। बीच की दूरी क्या है दोनों, इधर भी क्या है, Q1 Q2 है। लेकिन क्या है, इधर हम वैद्युत बल की बात करेंगे
वैद्युत बल। इधर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। तो क्या होता है, इसको नंबर 1 कि वैद्युत बल जो है, वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का होता है। लेकिन ये क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल आकर्षण होता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। क्या होता है, आकर्षण बल होता है। यह आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, तो आकर्षण बल होता है। उसके बाद में बात आती है नंबर 2, यह आवेशों के मध्य के माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन ये क्या है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, यह माध्यम पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। नंबर 3, ये क्या होता है, वैद्युत बल बहुत ज्यादा होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, बल से लगभग 10⁻36 गुना अधिक होता है। ठीक है। क्या होता है, वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 36 गुना क्या होता है, 10⁻36 गुना बड़ा होता है। ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच ये तो और भी अधिक हो जाता है, अधिक होता है। ठीक है। तथा 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य तो यह और अधिक 10⁻43 गुना हो जाता है, हो जाता। इधर क्या है, नंबर 3, यह वैद्युत बल की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। ये वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना भी हो गई। इसके बाद में क्या है, इतना लिखिए, जो अगला टॉपिक है इस चैप्टर का वो वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल लेखा है। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र को हम समझते हैं किस तरीके से समझेंगे। जैसे यहाँ पे कोई क्या है, एक बिंदु आवेश रखा हुआ है, क्या है, एक बिंदु आवेश रखा है। ठीक है। इसके बाद में क्या है, बिंदु आवेश है, कुछ भी है, एक मतलब आवेश रखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे कोई आवेश लाए, दूसरा आवेश Q0, क्या करता है कि इसको इस पे बल लगाता है, तो आकर्षित करता है तो प्रतिकर्षित करता है, कोई भी एक बल लगाता है। ठीक है। उसके बाद में हमने इसको यहाँ पे रखा, यहाँ भी क्या करता है, बल लगाता है। ठीक है। यहाँ पे रखा, यहाँ भी क्या है, कुछ ना कुछ बल लगाता है। लेकिन एक सीमा ऐसी आएगी जहाँ पे क्या होगा, ये वाला आवेश इस आवेश पर कोई बल नहीं लगा पाएगा। क्या होगा, ये वाला बल जो है, आवेश है, इस पर कोई प्रभावशाली बल नहीं लगा पाएगा। तो वह क्षेत्र जिसमें कि कोई बिंदु आवेश या कोई आवेश किसी अन्य आवेश पर क्या करता है, एक बल आरोपित करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो क्या लिखोगे वैद्युत क्षेत्र में, कि वह किसी आवेश के परितः वह क्षेत्र जिसमें
वह किसी अन्य आवेश पर क्या करता है, एक वैद्युत बल आरोपित करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, देखो समझिए क्या होता है। जैसे कोई आवेश रखा हुआ है, ये क्या है, आवेश हमने मान प्लस क्यू रखा, क्या है, प्लस क्यू रखा, और हमने यहाँ पे कोई क्या किया, अन्य कोई धन परीक्षण आवेश लाए, क्या, अन्य कोई धन परीक्षण आवेश लाए, तो क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित कर देगा। क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित कर देगा। क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। यहाँ पे लाएंगे तो ये इसको फिर प्रतिकर्षित कर देगा, कहीं भी लाएंगे क्या करेगा, इसको ये प्रतिकर्षित कर देगा। तो ये जो धन आवेश की प्रतिकर्षण की दिशा, धन आवेश पे लगा हुआ बल है, ये जो बल की दिशा या जिस पथ पे वो गमन करेगा, उसी पथ को हम क्या कहते हैं, बल रेखाएं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक इसलिए क्योंकि वहां पे कोई बोल्ट तो जैसे खींच रहा है ऐसे नहीं खींच पाएंगे जाके वैद्युत क्षेत्र में, तो कल्पना कर लेते हैं कि वहां पे रेखाएं होंगी। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह निष्कोण तथा निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन परीक्षण आवेश गति करता है वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। जैसे कोई प्लस क्यू आवेश है, तो यहाँ पे लाएंगे तो क्या होगा, कोई से तो क्या इसको प्रतिकर्षित कर देगा, कहीं भी लाए क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित कर देगा। जैसे हम कोई आवेश ला रहे हैं तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित कर देगा। तो क्या होंगी, बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी। क्या होंगी, बाहर की ओर होंगी। और एक ही ध्यान दो, अगर हम समान दूरी पे लेके एक पाथ बना लें तो क्या एक वृत्त बनेगा, तो सभी बल ये क्या हो जाएगी, जो इनका पाथ है क्या हो जाएगा, उसकी त्रिज्या हो जाएगा। तो क्या होगा, बल रेखाएं बाहर की ओर तथा क्या होती है, त्रिज्यानुगामी होती है। त्रिज्या होगी तो त्रिज्या के अनुदिश चलती है, त्रिज्या अनुगामी होंगी। क्या होंगी, त्रिज्यानुगामी होंगी। अगर यहीं पे माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पे कोई धनावेश लाएंगे तो क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा। यहाँ पे लाएंगे तो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ऐसे कहीं भी लाएंगे तो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ये सीधा क्या करेगा, खींचेगा। अनुगामी होगी तथा ये अनंत तक जाती था, अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है धीरे धीरे।
इसमें भी क्या है, अनंत से आती हुई प्रतीत होती है। तो क्या लिखोगे, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर, अंदर की ओर तथा क्या है, यहाँ भी त्रिज्यानुगामी है, त्रिज्य अनुगामी होंगी, ऐसी होगी, अंदर की ओर त्रिज्यानुगामी होंगी। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लेते हैं दो समूह है, आवेश एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो अगर हम यहाँ पे कोई प्लस आवेश लाएंगे तो क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा और ये क्या करेगा, खींचेगा, तो किधर जाएगा, इधर को जाएगा। यहाँ पे लाएंगे तो क्या करेगा, इसको धक्का देगा और ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, तो दोनों के प्रभाव में गति होगी, तो आगे भी जाएगा और उधर भी जाएगा, तो ये वक्रीय पथ पे चलता है। क्या चलता है, आगे बढ़ेगा, वक्रीय हो जाती है इससे। क्या होता है, प्लस से रेखाएं निकलकर माइनस में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, ये बल रेखाएं हो जाएंगी। ठीक, इतना बना लीजिए आप लोग। तो बच्चों अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होता है, यह वैद्युत क्षेत्र की माप होती है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये बताती है कि क्षेत्र कितना प्रबल है या कितना दुर्बल है। इसकी परिभाषा क्या होती है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अर्थात यदि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर F बल लगता है। क्या लगता है, F बल लगता है, F बल लगता है, बराबर होती है। और यहाँ पे तथा इसे प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात इस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है, F है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन बल का। नीचे क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। तो इसकी दिशा क्या होती है, इसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगे बल की दिशा ही होती है। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। क्या है, बल की दिशा में होती है। अब हम इसके विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। तो E का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, E का विमीय सूत्र तो क्या है, न्यूटन है।
न्यूटन का भी सूत्र क्या हो जाएगा, ml टी की पावर माइनस टी, क्यों, क्योंकि बल, तो बल की क्या होती है ml टी की पावर माइनस 2। और कूलाम क्या हमारा आवेश है, आवेश की क्या होती है 80 होती है, तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा ml टी की पावर माइनस 2 और ऊपर जाएगा -1 -3 इंटू ए की पावर -1। ठीक, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक कंप्लीट होगा। अब हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बिंदु आवेश के कारण क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि क्या है, माना किसी बिंदु ओ पर, चलो पहले फिगर बना लेते हैं थोड़ा सा। हमने मान लिया कोई बिंदु ओ है ये, और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, क्या है प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, क्या है कितनी दूरी पे है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। यहाँ पर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही तो है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या लिखा है और लिखेंगे जो बनाए हैं माना बिंदु ओ पर क्या है, ओ पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे कितनी दूरी पे, इससे कितनी दूरी पे बच्चा, आर दूरी पर। इससे आर दूरी पर कोई बिंदु कौन है, कोई बिंदु पी है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। अब पी पर हमें क्या करना है, पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां हमें क्या करना है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्या है ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक धन परीक्षण आवेश होना चाहिए। तो हम ये परिकल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, क्या है Q0 है। तो ये हमने चूंकि क्या लिया, हमने प्लस का Q आवेश लिया है, तो क्या करेगा, जब प्लस Q आवेश है तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस पर कितना बल लगाएगा, मान लेते हैं F बल लगाएगा। तो क्या है, अब माना बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश, कौन सा परीक्षण आवेश है बालक, प्लस Q0 रखा है, क्या है प्लस Q0 रखा है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र कितना बल लगाता है, F बल लगाता है, क्या है F बल लगाता है। तब Q0 पर लगने वाला बल, तो F बराबर क्या होता है लगने वाला बल, कूलाम के नियम से निकालते हैं। कूलाम का नियम अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या है कि 1/4 Q1, क्या है Q1 कितना, Q है, Q2 कितना Q0, तो Q इंटू Q0 पर R स्क्वायर, तो दूरी कितनी R स्क्वायर है, ये हमारा हो जाएगा बल। ठीक है, अब P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तो ई बराबर अभी हमने क्या बताया आपको बेटा कि एफ बटे क्यू जीरो होता है। क्या होता है? एफ बटे क्यू जीरो होता है। एफ कितना हमने निकाल लिया है, एफ हमने निकाला 1/4 क्यू इंटू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर बटे बटन क्या है क्यू जीरो। तो क्यू जीरो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो हमारा ई का मान आएगा वो कितना आ जाएगा? ई बराबर 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी यहाँ पे? इसकी दिशा प्लस क्यू जीरो पे किधर को बल लग रहा है? इधर को लग रहा है, मतलब ओ से पी की ओर हो जाएगी। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इसकी दिशा ओ से पी की ओर क्या हो जाएगी? ओ से पी की ओर हो जाएगी। ठीक है। और ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण जो होता है वो हमारा कंप्लीट हुआ। अगला जो है टॉपिक हमारा, इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है देखते हैं। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये क्या होता है? तो इसको ये जो होता है ये हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेशों को बहुत कम दूरी पे रख दिया जाता है। तो एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो आवेश, जैसे हमने क्या किया है, दो मार्कर ले लिए, ये हमारा ब्लैक और ये रेड है, दोनों का क्या है? परिमाण बराबर है। दोनों 20-20 रुपए के हैं, या दोनों कह सकते हैं दोनों समान भार के, दोनों बराबर काम करते हैं। दोनों क्या है? इन दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन क्या है? इनका विपरीत है, ये ब्लैक और ये रेड है। ऐसे यहाँ पे क्या है? दो बराबर और विपरीत आवेश। हमने क्या किया? हमने एक प्लस क्यू ले लिया और दूसरा माइनस क्यू ले लिया। दो बराबर और विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पे रख दिए जाते हैं। कितनी दूरी पे? बहुत कम दूरी। तो हमने मान लिया है ये दूरी कितनी है? L है, और ये दूरी L है। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 2L हमने मान ली है। क्या मान ली है? 2L है। या इसको इधर माइनस क्यू कर ले, इधर प्लस क्यू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है हमारा? टोटल दूरी 2L हमारी कितनी है? 2L है। ये हमारा मध्य बिंदु है, इसको मान लेते हैं कि ये AB है। तो क्या लिखेंगे? वह निकाय जिसमें दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इंग्लिश में कहते हैं। तो हमने माना है, क्या माना? हमने माना AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। AB क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। जिनके बीच दूरी कितनी है बच्चा? इनके बीच की दूरी 12 है। क्या है? 12 है। तब एक आवेश तथा
उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो इसमें से एक आवेश का परिमाण ले लें, चिन्ह नहीं केवल परिमाण, और उनके बीच की दूरी ले लिया जाए, तब एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। काय से? पी से डिनोट करते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण पी कहलाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है? एक सदिश राशि है, तो पी बराबर क्या होगा? हिंदी में लिख लेते हैं पहले। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर एक आवेश गुणे आवेशों के मध्य दूरी। क्या होगा? आवेशों के मध्य दूरी। इसको पी से लिखते हैं तो पी बराबर क्या होता है? Q इंटू 2a। अब यहाँ पे मात्रक की बात कर लेते हैं, तो आवेश का मात्रक कूलम इंटू दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलम इंटू मीटर। तो क्या लिखोगे? इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। यह भी क्या है? यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है ठीक है। ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में बात करते हैं हम तो अगला टॉपिक जो बच्चा है वो वैद्युत ध्रुव के कारण क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने क्या देखा था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या थी। अब हम क्या देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यहाँ पे हम दो स्थितियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अक्षीय स्थिति में तो क्या देखेंगे? अक्षीय स्थिति में। और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। तो क्या है? हमने एक डायपोल की परिकल्पना कर ली है। ये क्या है? एक वैद्युत ध्रुव है AB। क्या है? AB है। जो हम बनाएंगे वही हम लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। थ्योरी कैसे लिखी जाती देखो। तो हमने बनाया कि AB क्या है? एक वैद्युत ध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। किससे बना है? जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या है? बना है। इनका मध्यबिंदु क्या? O है। और बीच की दूरी क्या हमने मान ली? L ये है और L ये है। टोटल दूरी कितनी है? 2L है। मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी क्या है? 2L है। इनके बीच की दूरी 2L है। अब हम मानेंगे कि हमारा कोई बिंदु, ये इसकी अक्ष है, तो अक्ष पर ही कोई बिंदु मान लेंगे हमारा जो है कोई बिंदु P है। क्या है? P है।
किसपे, मध्य बिंदु से r दूरी पर। तो क्या है 12 है। माना मध्य बिंदु O से तथा मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। जहां हमें क्या करना है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है, ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ पे याद करते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो बिंदु आवेश हो गए, एक हमारा ये हो गया, तो इसके कारण यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, E1 होगी। क्या होगी, E1 होगी। तो सबसे पहले इसी के कारण निकाल लेते, तो माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, हमने क्या माना है, E1 माना है। तो क्या होता है, अभी हमने E बराबर सूत्र सिद्ध करवाया था, क्या था 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। तो ये तो चलिए देखिए कॉल आ रही थी, कोई बात नहीं। तो माइनस क्यू के कारण P पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 Q कितना है, तो Q यहाँ पर Q ही है बटे R क्या दूरी, तो ये दूरी कितनी है टोटल, यहाँ पे ध्यान दो। तो ये इतनी दूरी कितनी है, L है, सॉरी R है, और इसके बाद ये दूरी क्या है, L है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी हो जाएगी R और प्लस L। तो क्या हो जाएगी, कुल दूरी R प्लस L। यहाँ से दूरी पड़ेगी, क्या पड़ेगी, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा E1 आ गया। ऐसे ही इसके कारण देखते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे तीव्रता क्या होगी, मान लेते हैं E2 होगी। क्या होगी, E2 होगी। इसके कारण क्या थी, E1 थी। तो प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0। अब क्या है, क्यू तो यहाँ भी क्यू है, लेकिन दूरी क्या है, यहाँ पे दूरी क्या, ये दूरी पड़ेगी, क्या ये दूरी, तो ये पूरी दूरी R है, लेकिन ये क्या L है इधर, तो क्या L कम हो जाएगी, तो दूरी क्या पड़ेगी R माइनस L, तो दूरी क्या पड़ेगी R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दिशा, तो क्या माइनस, तो अभी हमने बताया था कि माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या होती है, तीव्रता माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पे E1 क्या होगा, E1 हमारा इधर को होगा, और E2 क्या, प्लस क्यू क्या बाहर की होती है, तो E2 क्या होगा, ये हमारा इधर होगा। क्या होगा, इधर होगा। तो यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता आएगी क्या होगी, जब विपरीत होता है तो घट जाती है। अब यहाँ पे देखो कौन बड़ा है कौन छोटा, ये भी ध्यान दो। तो अभी हमने बताया था कि जो आवेश के ज्यादा पास में होगा वो तीव्रता ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे दूरी क्या होगी, कम होगी, और जब दूरी कम होगी तो क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा। तो यहाँ पे क्या E2 ज्यादा होगा। अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E2 माइनस E1। क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1। तो E2 कितना है 1/4πε0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस E1 कितना है, सॉरी माइनस है यहाँ पे 1/4πε0 Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बना E बराबर, अब देखो इधर देख लेते हैं, ठीक है, कि E बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन क्या मिलेगा, तो Q बटे 4πε0 क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो बचेगा कितना, 1 बटे R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम कितना मिलेगा, एलसीएम हमारा यहाँ पे मिल जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा
आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो क्यू बटे 4πε0 और होल स्क्वायर ओपन किया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab ये बनेगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2rl और नीचे क्या हो जाएगा आर माइनस एल और आर प्लस एल और इसका होल स्क्वायर। तो इसको हम क्यू बटे 4πε0 और क्या पे लिखेंगे ओपन करिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस 2rl अपान नीचे वर्गांतर हो जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कटेगा एल स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा ई बराबर तो क्यू बटे 4πε0 और 2 4r इंटू एल क्या 4rl बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो थोड़ी सी जगह कम है तो थोड़ा ऊपर देख लेते हैं वरना फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं। ये ऊपर देख लेते हैं तो ई बराबर क्या बनेगा 1/4πε0 अलग कर ले इधर क्यों अब 4 आ रहा है तो इसको 2l अलग कर ले या तो 2r अलग कर ले तो देखा जाए तो 2 दूना 4rl ही लिखा हुआ है हमारा। नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमने क्या कहा था कि आवेशों के मध्य दूरी क्या होती है बहुत कम होती है। तो एल क्या है बहुत सूक्ष्म है क्योंकि आर की अपेक्षा देखा जाए एल क्या है बहुत छोटा है तब एल स्क्वायर आर स्क्वायर क्या एल स्क्वायर तुम्हारा और भी छोटा होगा क्या होगा एल स्क्वायर आर स्क्वायर से और भी छोटा होगा ठीक है। अतः क्या होगा अतः एल स्क्वायर को क्या करेंगे हम नगण्य मान लेंगे क्या नगण्य एल स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर तो जब एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे तो इसको हम छोड़ देंगे मानेंगे कि है ही नहीं कुछ हमारा तो हमारे पास 4πε0 तो q इंटू 2l इंटू 2r बटे r का 2 की घात 2 तो q इंटू 2l बराबर अभी हमने क्या निकाला था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण p निकाला था तो e बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 p इंटू 2r अपान r घात 4 ये r काटेंगे एक घात नीचे कम हो जाएगी तो क्या बनेगा यहाँ से e बराबर 1/4πε0 2p अपान r3 और यही हमारा क्या है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। इसकी दिशा क्या होगी तो हमने कहा जो बड़ा है कौन बड़ा E2 जब E2 बड़ा है तो अपनी ही दिशा में इसको ले जाएगा ठीक है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी A से B की ओर तो दिशा क्या होगी A से B की ओर क्या A से B की ओर ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। तो क्या लिखना सबसे पहले ये लिखना है तुम्हें फिर ये लिखना है और सबसे लास्ट में तुम्हें ये लिखना है ठीक है। चलिए इसके बाद में अभी अगला टॉपिक देखते हैं इसको नोट करिए।
अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति में। ये हमने क्या देखा था अक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर ही बनाते हैं, क्योंकि फिगर बना के ही थ्योरी हम लिख पाते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, एक ध्रुव मानेंगे क्या, ए बी एक क्या है, एक वैद्युत ध्रुव है। तो क्या लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। काहे से बना है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। क्या है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है और बीच की दूरी क्या है, ये हमारी L है, ये और L हम ये मान लेंगे। तो बीच की दूरी कितनी है, 12 है। जिनके बीच की दूरी 12 है, जिनके बीच की दूरी 12 है। क्या है, बीच की दूरी 12 है। अब इसकी निरक्ष पे मतलब यहाँ पे कोई बिंदु P है, ठीक है। अब ए बी की निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से कितनी दूरी पे बेटा, R दूरी पे मान लें। बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु कौन सा बेटा, P है। कोई बिंदु P है। क्या है, P है। जहां हमें क्या करना है, यहीं पे हमको E ज्ञात करना है। जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही काम यहाँ पे। तो क्या इसके कारण तीव्रता कुछ अलग होगी, इसके कारण कुछ अलग होगी। तो इसके कारण तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, इसके कारण तीव्रता हमारी माइनस की ओर होती है। तो इसके कारण तीव्रता हमने मान लिया क्या है, E1 है। क्या है, E1 है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माइनस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा, 1/4πε0 क्यू बटे दूरी क्या है, AP। क्या है, AP। तो हम यहाँ पे पहले ये दूरी निकाल लेते हैं। तो ये दूरी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इधर पहले। तो AP, अब देखो जितनी AP होगी उतनी ही BP होगी कि नहीं होगी। तो AP बराबर BP। और ये क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अंडर रूट कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना, R स्क्वायर और प्लस आधार कितना है, L का स्क्वायर। तो ये हमारा AP बाई BP हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E बराबर E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे AP। AP कितना है, R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे BP। और BP कितना, BP भी इतना ही है। तो क्यू बटे अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दिशा, तो E1 क्या इधर माइनस की ओर होती है। अब E2 क्या, E2 क्या होगा, E2 हमारा दूर होगा प्लस क्यू से। तो E2 की दिशा क्या हो जाएगी, ये हमारी E2 की दिशा हो जाएगी। चलिए, तो प्लस क्यू के कारण क्या हो गया, ये हो गया तीव्रता ये। अब क्या है हमारा, अब घटकों में वियोजित करना पड़ेगा। तो देखो E1 जो है, E1 हमारा क्या है, E1 ये है हमारा। तो ये हमारा एंगल का थीटा है। तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा, अगर इसके सापेक्ष देखें तो एकांतर कोण होगा। तो एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो इसके दो घटक बनेंगे। एक हमारा ये बनेगा क्या, देखा जाए तो
E1 cos थीटा। क्यों? क्योंकि देखा जाएगा तो ये हमारा ऐसे बनेगा, यह एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये कर्ण है और ये आधार हो जाएगा। तो कर्ण आधार का रिलेशन क्या होता है? cos थीटा बराबर होता है, ये हमारा क्या ई है और ये हमें निकालना क्या है, ये वाला निकालना है। तो आधार और बटे कर्ण होता है। तो cos थीटा बराबर आधार, तो आधार बटे कर्ण कितना हो जाएगा? E1। तो यहाँ से आधार बराबर क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। E1 cos थीटा हो जाएगा। दूसरी जब E1 cos थीटा होगा ये, तो दूसरा घटक क्या होगा हमारा? ये हमारा इधर की बात करें तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा जो हमारा ये होगा वही हमारा ये होगा। तो ये हमारा क्या है? लंब है। तो लंब और कर्ण का संबंध क्या होता है? साइन थीटा में होता है। साइन थीटा में क्या होता है? लंब और बटे कर्ण। तो लंब यहाँ से कितना निकल आएगा? ये हमारा E1 साइन थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? E1 साइन थीटा। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये घटक हमारा क्या बनेगा? E1 साइन थीटा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से घटक निकालते हैं। ऐसे इधर हमारा E2 के दो घटक बनेंगे। तो E2 का जो क्षैतिज घटक बनेगा वो क्या बनेगा हमारा? ये हमारा E2 cos थीटा बनेगा और जो ऊर्ध्वाधर घटक बनेगा वो क्या बनेगा? E2 साइन थीटा। अब देखो इसकी ध्यान दो, E1 और E2 का मान क्या है? बराबर है। जब E1 E2 बराबर साइन थीटा बराबर है और दिशाएं दोनों की क्या विपरीत हैं, तो क्या है? क्यों क्या लिखोगे? अब देखो इधर ऊपर से देख लेते हैं। क्यों E1 साइन थीटा, या इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं। E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर क्या है? E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा परस्पर बराबर तथा विपरीत हैं। तब क्या होगा? तब यह निरस्त हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, ठीक है। तब और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही दिशा में है, तो जो परिणामी क्या होगा? इनका जुड़ जाएगा। तब P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। तो क्या बनेगा? E1 और cos थीटा कॉमन ले लो, E2 cos थीटा। E1 E2 का मान रख दीजिए, तो क्या बनेगा? E1 का मान तो 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस E2 का मान 1/4 क्यू बटे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये बनेगा और इंटू cos थीटा। अब देखो थीटा ये भी है, तो अब थीटा की बात आती है तो क्या अगर देखें तो अगर यहाँ से cos थीटा निकाले तो cos थीटा बराबर यहाँ से कितना निकलेगा? त्रिभुज AOP में। तो cos थीटा बराबर लंब आधार बटे कर्ण, आधार कितना L और बटे कर्ण कितना है? AP। IP का मान हम निकाल चुके हैं। ये मान हम cos थीटा का यहाँ पे रख देंगे, तो दोनों एक ही जैसे हैं, जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा? 1/4 2q बटे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा का मान क्या रखेंगे? ये वाला रखेंगे वाला, तो L बटे √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर होता है दूरी का, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? 1/q बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये होता है 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट
नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये अंडर रूट नहीं रहेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा 1/4πε0 2q गुणे l बटे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की एक घात ये है और ये कितनी है आधी घात ये 1/2 जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे करेंगे, तो l क्या है छोटा है r से, तब l स्क्वायर क्या होगा बहुत 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 छोटा होगा r स्क्वायर से, अतः क्या करेंगे l स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। क्या करेंगे नगण्य मान लेने पर मान लेने पर l स्क्वायर को छोड़ देंगे तो e बराबर क्या बनेगा 1/4πε0 q × 2l बटे r स्क्वायर की होल पावर 3/, ये घात इससे कट जाएगी बटे में है, तो आजू p बराबर क्या होता है q × 2l होता है, तो e बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 और p बटे r3। और यही हमारा क्या है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा ए बी के समांतर, तो क्या होगा ये ए बी के समांतर, इसकी दिशा यही दिशा होगी, तो ए बी के समांतर बी से ए की ओर, समांतर बी से ए की ओर, ठीक। तो अगला टॉपिक जो है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो जैसा कि क्या है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले क्या करते हैं एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। ये क्या है हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, जिसमें हर जगह पे क्या है वैद्युत क्षेत्र समान है। तो क्या है लिखेंगे सबसे पहले, माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, बाह्य वैद्युत क्षेत्र E है, क्या है E है, इसके भीतर क्या है हमने क्या करा है एक वैद्युत ध्रुव AB को रख दिया। क्या किया हमने एक वैद्युत ध्रुव AB को हमने रख दिया है, तो हमने क्या करा एक वैद्युत ध्रुव AB को रख दिया जो -q और +q से मिलकर बना है E है, जिसमें एक वैद्युत ध्रुव AB रखा है, AB क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, बनाते हुए रखा है। इस क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है, क्षेत्र से देखा जाए क्षेत्र से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, बना रखा हुआ क्षेत्र बना रखा है जो -q व +q आवेशों से मिलकर क्या है बना है, आवेशों से मिलकर बना है, ठीक है। द्विध्रुव लिख लिया, द्विध्रुव, द्विध्रुव, ठीक है, +q -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। तब वैद्युत क्षेत्र के कारण अब देखो क्या होगा, ये क्षेत्र +q है तो +q क्या होगा क्षेत्र की दिशा में गति करने का प्रयास करेगा, तो इस पे बल क्या लगेगा, इस पे इधर को बल लगेगा, F बराबर कितना बल लगता है q × v, F बराबर qv बल लगेगा इधर, ठीक है। और इस पे सॉरी F बराबर इधर को बल लगेगा, और इस पे जो -q है इस पे इधर को बल लगेगा, इस पे क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो क्या है दोनों बराबर और विपरीत बल लग रहे हैं। तब वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेशों पर समान तथा विपरीत दिशा में बल लगेगा, जिसकी क्रिया रेखा अलग अलग होगी,
जब क्रिया रेखा अलग होगी तो क्या एक बलयुग्म बना देंगे, जिससे क्या है, जिससे यह एक बलयुग्म बना लेगा, जिससे क्या यह एक बलयुग्म बना लेगा। ठीक है, अब बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर, इसको टाउ से डिनोट करते हैं, तो एक बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। तो बल क्या है, ये हमारा बल F है, तो टाउ बराबर क्या बनेगा, F अगुणे बीच की दूरी, तो ये क्रिया रेखा इसकी है, तो इसके बीच की लंबवत दूरी क्या होगी, ये हमारा तो एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, लंब होगा, थीटे के सामने की भुजा लंब होती है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण कितना है हमारा, ये हमारी दूरी कितनी दी है, 12 दी है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे 12, तो लंब बराबर यहाँ से कितना निकल आएगा, 12 साइन थीटा, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 12 साइन थीटा। और अभी हमने ई बराबर क्या प्रूफ कराया था, एफ बटे क्यू प्रूफ कराया था, यहाँ से एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। तो बल बराबर क्या हो गया यहाँ पे, एफ बराबर, इस पे क्यू ई इधर को लगेगा और इस पे यहाँ भी क्या लगेगा, एफ बराबर क्यू ई बल इधर भी लगेगा, तो बल क्या है, टाउ बराबर क्यू ई गुणे 12 साइन थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते ई गुणे क्यू इंटू 12 साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू 12 होता है, तो क्यू इंटू 12 की जगह पे क्या लिख देंगे, पी, तो टाउ बराबर क्या बनेगा, पी ई साइन थीटा। यही हमारा क्या है, वह एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, क्या है, इसकी कंडीशंस कुछ यहाँ पे लिखे गए हैं। तो पहली कंडीशन क्या है कि यदि वैद्युत ध्रुव जो है क्षेत्र की दिशा के समांतर में रखा हुआ है, यदि ध्रुव क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा है, तब थीटा क्या हो जाएगा, समांतर रखा, थीटा बराबर 0 होगा, तब टाउ बराबर क्या बनेगा, पी ई साइन 0, तो टाउ बराबर क्या होगा, 0, तब कोई बलयुग्म का आघूर्ण नहीं होगा। नंबर 2, यदि द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत रखा है, तब थीटा बराबर क्या बनेगा, 90 बनेगा, तब क्या होगा, तब टाउ बराबर पी साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो पी बराबर क्या होगा, ये होगा। तो ये हमारा अधिकतम होता है, ठीक है, लंबवत करता यहाँ पे लिखो, तब बलयुग्म का आघूर्ण बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम होगा। तो क्या हो जाएगा, टाउ एक्स बराबर पी साइन 90, अर्थात साइन 90 का मान 1, तो क्या बनेगा, पी बराबर टाउ एक्स बराबर पी इंटू ई। तो अगर टाउ मैक्स निकालना है तो पी निकालते हैं, और जब क्षेत्र में हो तब क्या होता है, तब बलयुग्म का आघूर्ण न्यूनतम होता है, बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, न्यूनतम होता है। कब, जब ध्रुव हमारा क्षेत्र के समांतर रखा होता है, तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, न्यूनतम होता
चलिए इसको नोट करिए।